हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओमर एंड इन टुडेज सेशन वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो आप लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स पढ़ लिया होगा, राइट? उसका भी वन शॉट अपलोडेड है। बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये ऑर्गेनिक का हमारा थर्ड चैप्टर होता है। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ तो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की तरह आपको लगेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के एटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों ही नाम आप क्लास 10th से सुनते हुए आ रहे हो, राइट? ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके से आपने लगाया था, राइट? एल्डिहाइड को अल से इसका सफिक्स लगाते हैं, कीटोन को ओन से लगाते हैं एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड से सफिक्स में यूज़ करते हैं, राइट? तो ये सब एज अ फंक्शनल ग्रुप तो बिहेव करते ही हैं, बट इनकी खुद की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ यूजेस। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. So the introduction of aldehyde, ketones and carboxylic acid is that they collectively they are known as carbonyl compounds. In fact that is the reason इनको एक कैटेगरी में रखा गया है, एक पूरा चैप्टर इनके नाम पे है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपने देखी होंगी, राइट? वैसे ही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स में आपने बहुत सिमिलैरिटी देखी होंगी, ईथर्स थोड़ा सा साइड में रहता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है एल्डिहाइड, कीटोन्स की बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, बहुत सारी एक जैसी प्रॉपर्टीज परफॉर्म करते हैं ये, बट अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा साइड में रहता है, ठीक है? लेकिन तीनों को पढ़ना है। कार्बोनिल कंपाउंड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक बार कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिखता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर? Aldehydes and ketones did not show resonance, whereas other carbonyl compounds did. बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, राइट? जैसे कि आपने एक अमीन देखा होगा, आपने एसिड एनहाइड्राइड देखा होगा, राइट? तो बहुत सारे ईथर्स देखे होंगे, ईस्टर्स देखे होंगे। ईस्टर्स बेसिकली ईथर नहीं, ईस्टर्स आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इनमें से बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, जैसे कि आपने रेजोनेंस अभी जो फिलहाल पढ़ा होगा वो आपने हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स में पढ़ा होगा, राइट? कार्बन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट? बेंजीन का। यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत से ऐसे होते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट कुछ होते हैं जो नहीं बनाते हैं। जो नहीं बनाते हैं उनमें से केवल दो कैटेगरी होती है अपने पास, दैट इज कीटोन एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है? अभी हमको फिलहाल तीन कार्बोनिल कंपाउंड्स की केवल बात करनी है, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें से दो तो ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते हैं। तो बची केवल एक चीज़, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, या यू कैन से वो रेजोनेंस बनाते हैं, ठीक है? अभी बताएंगे कैसे। ऑलराइट, सो ये तो एक यू कैन से सिमिलैरिटी हो गई, या यू कैन से डिफरेंस हो गया दोनों का। अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अराइल हैलाइड्स, राइट? कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा है एंड एक साइड हैलोजन लगा है, इनको अराइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसको कई बार आपने क्लोराइड, एसिड क्लोराइड वगैरह भी इसी कैटेगरी में आएंगे। देन अमाइड्स, व्हाट इज अमाइड? अमाइड इज सिंपली व्हेन कार्बोनिल ग्रुप इज कनेक्टेड विद एन NH2 ग्रुप, ठीक? अमीन से लगा होगा, NH2 से लगा होगा, तो उसको बोलते हो आप अमाइड, करेक्ट? Another one is ester. What is ester? It is RCOOR. So R single bond C, double bond O, single bond O, and then R. So there is also a carbonyl group present. So that is why it is known as that it comes under the category of the carbonyl groups, right? तो ईस्टर हो गया। एक होता है एसिड एनहाइड्राइड, ऐसा एसिड जिसमें वाटर अवेलेबल, वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, राइट? एसिड एनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी कई रिएक्शंस में काम आएगा आपको, ठीक है? तो दो कार्बन से सेंटर में एक ऑक्सीजन होता है, दोनों कार्बन से ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है, एंड देन साइड साइड में अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है? तो ये भी अपने कुछ हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमें इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बहुत से कार्बोनिल कंपाउंड्स इन सब के अलावा भी होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आपने बेंजीन रिंग देखी होगी, राइट? उसमें आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा। यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, तो इन शॉर्ट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 चीज़ है कि जो आपका
कि जो भाई कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, दोनों में ही एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है. फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो चाहे आप कार्बन ऑक्सीजन की बात करो उसमें भी एक सिग्मा लगा होगा, और कार्बन कार्बन की बात करो तो उसमें भी एक सिग्मा लगा होगा. ठीक है, बेसिकली यहाँ भी डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं. बोथ हैज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी. हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेना होता है, राइट. तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा, बाकी तीन आपको सपोज हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे बाकी. सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड बने और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2. ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स भी लगा हो सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 निकल के आएगी. बेसिकली आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है उसमें जो ग्रुप लगा होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp2 ही निकल के आती है. ऑलराइट, दोनों की दोनों जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे, दोनों के दोनों, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखिए आप, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखिए. ऐसा क्यों मैम? अरे एडिशन रिएक्शंस होती क्या है, जब भी कभी कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप से सैचुरेटेड ग्रुप बनता है उन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस जनरली बोलते हैं. तो दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड है, दोनों में डबल बॉन्ड है, चाहे आप कार्बन ऑक्सीजन को देखो चाहे आप कार्बन कार्बन को देखो. सो दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के दोनों एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्जन होता है वहाँ पे. ठीक है, तो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन एडिशन शो करते हैं. दोनों के दोनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, ऑब्वियसली दोनों में कार्बन है तो एक प्लेनर कंपाउंड्स होंगे दोनों के दोनों. डिससिमिलैरिटीज की बात करते हैं, इन दोनों में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सिमिलर नहीं होती, यानी कि डिससिमिलर होती हैं. द फर्स्ट वन इज दैट कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम बोलते हैं कि वो नॉन पोलर है, बट कार्बन ऑक्सीजन को के बॉन्ड को हम बोलते हैं कि वो पोलर है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कार्बन और कार्बन में दोनों ही कार्बन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी कहीं ना कहीं, राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम हो गए. आपने ये सब बहुत बेसिक्स में देखो. मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ बीच में ही. इफ़ यू आर डन विद द हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स, यू हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपने 100% कंप्लीट किया है, मतलब उसमें आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ी जो डिटेल में ना पढ़ी हो, सिर्फ बेसिक पढ़ लिया हो, सब कुछ अगर आपने हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स का पढ़ा है तो आपको आने वाले हर चैप्टर आसान लगते जाएंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स को 100% पढ़ लो तो उसका हर चैप्टर का 40% आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना. दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन इन बिटवीन द लेक्चर. सो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, आपने अगेन वहाँ भी पढ़ा होगा ये चीज़, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, राइट. ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, राइट. लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, करेक्ट. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ. ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत रखता है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है. बट कार्बन कार्बन में तो दोनों भाई भाई, कार्बन और कार्बन एक ही साथ है, जुड़वा भाई की तरह है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, खींचातानी वाला कोई काम यहाँ पे नहीं होता. तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये नॉन पोलर बनता है, मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आती. बट कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड को पोलर बना देता है. सो पहली तो डिससिमिलैरिटी इनकी ये हो गई. मूविंग फॉरवर्ड, कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. ऐसा क्यों? कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप, अभी अभी देखा ऑक्सीजन में हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट. पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इस कार्बन पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो होगा एक ऐसा चीज़ जिस पे नेगेटिव चार्ज हो. हम सभी को पता है न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, करेक्ट. तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव पे जाके अटैक करने की कोशिश करेगा, राइट. तो यहाँ पे हमेशा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है. बट अगर हम कार्बन और कार्बन वाला बॉन्ड देखें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड एक तरफ जाके ब्रेक करता है. अगेन हेलोएल्केन हेलोइन्स में पढ़ा होगा, ठीक है. किसी एक पे बॉन्ड जाके ब्रेक करेगा, किसी को नेगेटिव मिलेगा, किसी को पॉजिटिव मिलेगा. तो यहाँ पे एल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन, ई पॉजिटिव वाली रिएक्शन, ठीक है.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो होती है और वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो होती हैं। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा और बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक डिसिमिलैरिटी इनकी ये हो गई। ऑक्सीजन एटम जो होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू कार्बन एटम इन एटॉमिक साइज, ठीक है। जो अपना ऑक्सीजन एटम होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, अगर आप साइज की बात करो तो। सबको पता होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब पीरियड में मूव करते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, एंड जब आप ग्रुप्स में चलते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, राइट। सो दैट इज द रीजन ऑक्सीजन का थोड़ा सा जो साइज है वो स्मॉल होता है, ठीक है। देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज शॉर्टर दैन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो एक रीजन होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो ये सारी थी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट। All right, moving forward with the next slide. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। अब देखो नॉमेनक्लेचर जो होता है ना उसके कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। सिंपल से रूल्स होते हैं, अगर आपने 10th के नॉमेनक्लेचर भी पढ़े हुए हैं तो भी आपको बेनिफिशियल रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक हाई लेवल वाले काम क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एंड 12th, स्पेसिफिकली इन क्लास 12th ज़्यादातर कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि सपोज हम फिनॉल्स बोलेंगे, है ना, अल्कोहल वाले ग्रुप में जो बेंजीन से लगा होगा, राइट। हम बेंजाइल बोलते हैं एक को हम फिनाइल भी बोलते हैं, राइट। क्रिसॉल बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, तो ये सारे नाम आ जाते हैं। इन सारे नाम नेम्स को आप कोशिश किया करो हमेशा पेज में, एक लास्ट पेज में केमिस्ट्री में लिख लो, हमेशा मेंशन कर लो, ठीक है। जैसे क्रिसॉल क्या होता है, टॉलिन क्या होता है, इसलिए नहीं कि इससे नॉमेनक्लेचर भी, एक तो ये है 50% है कि नॉमेनक्लेचर आ सकता है इस नाम से, कॉमन नेमिंग से, एंड 50% होता है आपको रिएक्शंस में कन्वर्जन्स या क्वेश्चंस जो आएंगे वो सपोज ऐसा आ गया टॉलिन से, सपोज ये बेंजीन से टॉलिन बना दिया एंड ये, अब आपको टॉलिन ही नहीं पता क्या होता है, तो उसके लिए आपको एक लास्ट पेज में हमेशा लिख लेना चाहिए, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ें रटी होती हैं दिमाग में, बट फिर भी जस्ट फॉर अ रिविजन फॉर द लास्ट टाइम, जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए बैठोगे उसके पहले आप एक बार दिमाग में उसको उसको बोल सकते हो कि आप उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। सो यस, जस्ट एन एडवाइस। अब बात करते हैं एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर की। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ये CHO से लिखा जाता है, CHO। इनफैक्ट हम यहाँ पे बना भी सकते हैं तीनों को। विल टॉक अबाउट एल्डिहाइड, देन कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। राइट, तो अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे सो दे आर CHO वाले ग्रुप, कीटोन की बात करेंगे दे आर CO वाले ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे सो दे आर COOH वाले ग्रुप, है ना। CHO कैसे लगा होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड एक एक बॉन्ड खाली, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, राइट। तो ये तो हमने देख लिया। अब होता क्या है, यहाँ पे एक चेन लग सकती है कार्बन की, यहाँ पे 2 चेन्स लग सकती हैं कार्बन की, एंड अगेन लास्ट में भी एक चेन लग सकती है कार्बन की, करेक्ट। इनफैक्ट एल्डिहाइड और कीटोन को हम सबसे बेसिक अगर तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एल्डिहाइड में हमेशा हमेशा एक कार्बन की चेन लगी होगी, ठीक है, और कीटोन में हमेशा दोनों साइड कार्बन की चेन लगी होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ पता भी होगी। हमेशा याद रखना है कि एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, एक साइड कार्बन की चेन होगी, दूसरी साइड हाइड्रोजन हो या कुछ ना हो वो बात की बात है, बट एक साइड कार्बन की चेन होगी। वेयर एज अगर आप कीटोन की बात करते हो तो दोनों साइड कार्बन की चेन होगी, एंड जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो उसमें तो एक साइड OH आ जाता है, तो ऑब्वियसली एक ही साइड चेन रहती है, ठीक है। कई बार एल्डिहाइड्स आप ऐसे भी देखोगे जिसमें दोनों में से किसी भी साइड चेन नहीं है, ठीक, जैसे कि सपोज HCHO है ना, दैट इज मिथेनल, पहला कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है वो होता है मिथेनल, राइट। तो उसमें दोनों साइड हाइड्रोजन होते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों? क्योंकि कार्बन से एक साइड चेन होनी चाहिए, ठीक, एक साइड चेन मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बात अलग है, बट सिर्फ एक साइड होनी चाहिए, अगर होती भी है चेन तो सिर्फ एक साइड, दूसरे साइड कभी नहीं होगी, ठीक है। सो ये एल्डिहाइड होता है। कीटोन में हमेशा दोनों साइड कार्बन की चेन होगी, एंड दैट इज द रीजन कीटोन की N की वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट ही होती है 3 से, यानी कि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए पहले कीटोन ग्रुप के बनाने के लिए, ठीक। एल्डिहाइड में तो 0 से स्टार्ट हो जाती है वैल्यू, क्योंकि खुद में इसमें C लगा होता है, ठीक है। सो ये सारे इसके ग्रुप्स होते हैं। एल्डिहाइड को आप अल से डिनोट करते हो, यानी कि एल्डिहाइड में आप अल लगाते हो सफिक्स, कीटोन में आप ओन लगाते हो सफिक्स,
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ओइक एसिड लगाते हो एज अ सफिक्स। ठीक है, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप्स की तरह वर्क करते हैं, राइट? जो प्रॉपर्टीज बताएंगे किसी ग्रुप की, सो दे बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मूविंग फॉरवर्ड विद द नॉमेनक्लेचर, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, सो नॉमेनक्लेचर बेसिकली मतलब होता है नामकरण करना, नेमिंग करना किसी चीज की, राइट? अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर पहले तो किया कैसे जाता है, तो नॉमेनक्लेचर में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ, सिंपल ट्रिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर आप IUPAC लिख रहे हैं तो आपको सिंपल रूल याद रखना है, SRBF, दैट्स इट, एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट विद पोजिशंस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप एक सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हो हमेशा, after that you write the name of the root word, या word root you can call it as word root also. Next is bonds and the last one is functional group. ठीक है, सिंपल रूल पे आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट विद पोजीशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आपको पता है, जो मेन चेन के बाहर आ रहा हो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, रूट वर्ड आप सभी को पता होगा, जो मेन चेन में जितने कार्बन है, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब रूट वर्ड्स में आते हैं। बॉन्ड आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। फंक्शनल ग्रुप आपने सुने होंगे, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगाते हैं सफिक्स की तरह, जैसे कि अल अभी बताया, ओइक एसिड बताया, कीटोन का ओन बताया, वो सब फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। सो आपको सबसे पहले नेमिंग करते टाइम एक सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना होता है, फिर रूट वर्ड का, फिर बॉन्ड का, फिर फंक्शनल ग्रुप का, हर चीज पोजीशन के साथ। जैसे सपोज 1 पे सब्स्टिट्यूट लगा है मिथाइल वाला, तो आप लिखोगे 1 मिथाइल। ठीक, तो SRBF ये एक ऑर्डर होता है, यू कैन से इट इज अ सीक्वेंस और एन ऑर्डर फॉर नेमिंग। ठीक है, नाम लिखने का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, बाकी नंबरिंग वगैरह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट? फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, देन बॉन्ड्स को देते हैं, एंड देन सब्स्टिट्यूट्स को देते हैं, राइट? तो वो सब आपने पढ़ा होगा, मेन चेन सेलेक्ट करना भी आपको आता होगा, राइट? सो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो एक तो नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको बताया सिंपल वो होता है, लेकिन अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो आपको कॉमन नेमिंग भी आनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द एसिड ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। मैं एक इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैम ने कि अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो अगर आप देखो फॉर्मिक एसिड जो कि एक कार्बन वाला एसिड होता है, ठीक है, इसको आप बोलोगे कि ये कहाँ से आता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे आता है। मतलब कोई एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमको मिलता है फॉर्मिक एसिड। तो इस वजह से ये जो एल्डिहाइड है, देखो कॉमन नेम होता क्या है, मैंने हमेशा से आपको पढ़ाया हुआ है, 2 टाइप की नेमिंग होती है, एक IUPAC, एक कॉमन नेमिंग। जैसे आपका नेमिंग होता है, एक आपका घर का नाम होता है, एक आपका स्कूल वाला नाम होता है, राइट? घर वाला नाम कैसे होता है कि कैसे आप दिख रहे हो, है ना? गोलू मोलू से हो तो गोलू नाम रख देते हैं, छोटे से हो तो छोटू नाम रख देते हैं, है ना? तो इस टाइप के कॉमन नेम होते हैं, आप कैसे दिख रहे हो, आप किस इन्वायरमेंट में हुए हो, जैसे वर्षा, है ना, ये सब नाम होते हैं। तो एक कॉमन नेम कैसे रखे जाते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये कॉमन नेम रख दिए गए। और IUPAC मतलब जैसे कि आप जब स्कूल जाओगे तो एकदम सोच समझ के नाम रखा जाता है कि बच्चे का ये फ्यूचर है ना, कई पेरेंट्स का नाम मिला के नाम बनता है, तो वो IUPAC में कंसिडर होगा। और कॉमन नेम आप जैसे दिख रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वो सबसे कॉमन नेम बनते हैं। सिमिलरली हमारे ऑर्गेनिक में भी सेम कहानी होती है। अगर हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, तो कोई कैसे दिख रहा है, क्या कर रहा है, इन सब पे कॉमन नेम बेस्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से एक कार्बन वाला एसिड बनता है। तो जो एक कार्बन वाला एसिड होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम रखा गया है। तो इस एल्डिहाइड का नाम रख दिया गया फॉर्मल्डिहाइड। क्यों फॉर्मल्डिहाइड? क्योंकि भाई इससे फॉर्मिक एसिड बन रहा है, कोई रीजन नहीं है, बस इससे फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो हमने इसका नाम रख दिया फॉर्मल्डिहाइड, दैट्स इट। एक और अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे कि आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, राइट? एक होता है हमारा एसिटिक एसिड, अरे भाई एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड किससे बनता है? ये 2 कार्बन वाला एसिड होता है, CH3COOH, ये 2 कार्बन वाला एसिड होता है। तो ये जिस एल्डिहाइड से बनता है वो भी 2 कार्बन वाला होता होगा, तो ये 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे बनता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इस वाले एल्डिहाइड का नाम हो जाता है, एसिटिक एसिड बना रहा है तो एसिटल्डिहाइड,
तो कॉमन नेम्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, रीज़न सिर्फ सिंपल रहता है कि यहाँ पे क्योंकि भाई एसिटिक एसिड बना रही है, तो एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनता है। तो इस तरीके से कॉमन नेम रखे जाते हैं, ठीक है। सफिक्स इक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एल्डिहाइड, सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड बन रहा था, तो एक एसिड में एल्डिहाइड लगा दिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। Common names of most of the aldehydes are derived from the common names of the corresponding carboxylic acids, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। The aldehydes which on oxidation give formic acid and acetic acid are called formaldehyde and acetaldehyde, ठीक। सिंपलेस्ट एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं, जो बेंजीन वाले होते हैं, उनका नाम रख दिया गया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन वाले एल्डिहाइड, सो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार आप लोकेशन दिखा देते हो, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन से अगर हैलोजन लगा, इसको आप अल्फा कार्बन बोलोगे, बगल बगल वाले को बीटा बोलोगे, उसके भी बगल में कार्बन लग गया तो गामा बोल दोगे, राइट। तो अल्फा बीटा गामा से भी आप बता सकते हो चीज़ों को कि अल्फा पोजीशन पे ये लगा है, बीटा पे ये लगा है, तो आप लोकेशन सब्स्टिट्यूट की कार्बन चेन में आप ग्रीक लेटर्स से डिनोट करते हो, दैट इज अल्फा बीटा गामा, ठीक। अल्फा पे क्या लगा है, कौन सा सफिक्स लगा हुआ है, कॉमन नेम्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम्स राइट नाउ, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में इस तरीके से नेमिंग होती है, ऑलराइट। तो आई गेस ये सब समझ गए होंगे। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, फ्यू कॉमन नेम्स एंड IUPAC आर गिवन हियर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेमिंग देख लेते हैं, सिंपल नेमिंग है, ठीक है। आई गेस स्लाइड इज ऑल्सो विजिबल, करेक्ट। सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज CH3CHO, CH3CHO मतलब दो कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है अपना। कॉमन नेम तो सब समझ ही गए होंगे, इट विल नोन एज, सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, पहला वाला नहीं दिया, ये पहला वाला है, ये दूसरा है। सो दिस वन विल नोन एज बेसिकली एसिटल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन वाला एल्डिहाइड को हम एसिटिक एसिड इससे बनता है, तो एसिटल्डिहाइड इसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड बनाएगा ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। अच्छा, IUPAC आप चाहो तो कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा है सब में, एक कार्बन में, तो मेथ सिंगल बॉन्ड ए एंड देन एल्डिहाइड है तो अल, जस्ट अ सेकेंड। सो इसको आप बोलोगे मिथेनल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन एंड देन अल, दो कार्बन वाला है तो एथ सिंगल बॉन्ड एन एंड एल्डिहाइड लगा है तो अल। देखो SRBF फॉलो कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट लगा नहीं है तो रूट वर्ड से स्टार्ट कर दिया, रूट वर्ड देन बॉन्ड एंड देन फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। रिकॉर्डिंग तो भाई हो रही है ना, हाँ जी हो रही है, ठीक है। सो यस, सो इथेनल तीन कार्बन वाला होगा, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ही होते हैं। अच्छा, आप सभी को मैंने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ टर्म्स बताए थे कॉमन नेमिंग के लिए। कौन कौन से टर्म्स हैं मैम, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है, कुछ नहीं याद है हम लोगों को। सो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे कॉमन नेम्स के लिए, जैसे कि एक होता है आपका एन वाला ग्रुप, एक होता है आपका आइसो वाला ग्रुप, एक होता है आपका सेक वाला ग्रुप, एक होता है टर्ट वाला ग्रुप, लास्ट होता है न्यू वाले ग्रुप्स, राइट। इसके बारे में बताया था। एन मतलब एक नॉर्मल चेंज जब भी होगी, एन डिनोट्स नॉर्मल, आइसो डिनोट्स एक हार्ट वाला शेप, या फिर सिमिलर दो सेम ग्रुप्स लगे होंगे, टू सेम ग्रुप्स ऑन ईदर साइड, ठीक है। देन सेक मीन्स सेकेंडरी, यानी कि कभी भी कोई चीज़ 2 डिग्री पे लगाओ, ठीक है। देन टर्ट मीन्स हाफ फ्लावर जैसा बन के दिखेगा, ठीक है। देन न्यू मीन्स फुल फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, आई गेस लेक्चर 3 या 4 में बताया गया इसके बारे में, नॉमेनक्लेचर्स ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, राइट। सो अगर मैं एन की बात करूँ और आइसो की बात करूँ, तो एन और आइसो अगर 3 कार्बन है तो उसमें स्टार्टिंग हो जाती है एन और आइसो की, 4 कार्बन लग गए तो ये दोनों स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर 5 कार्बन लग गए तो यहाँ से आ जाता है, ठीक है। बेसिकली 5 कार्बन में बाकी सब आएंगे, ठीक, मतलब आप समझ रहे हो ना। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, अगर 3 कार्बन लगे तो या तो वो एन की कैटेगरी में होगा या तो आइसो, और किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। 3 मतलब मैम मतलब कम से कम 3 कार्बन, दैट इज आप सिंपली अगर बोलो तो आप इसको स्टार्ट करते हो विथ एन और आइसो को आप स्टार्ट करते हो अगर किसी भी ग्रुप में ऐसे कार्बन्स लगे हो, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसमें आइसो आप वर्ड देख सकते हो, राइट। आप इसमें एन वर्ड दे सकते हो, आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, आइसोमेरिज्म में एन, आइसो, टर्ट, ब्यू। अगर आपको ये सब नहीं क्लियर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना, मैं इसका एक सेपरेट मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसमें आप A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ 2 डिग्री से लगी है तो उसको आप बोलते हो सेक। अगर कोई चीज़ में आधा फ्लावर जैसा बन गया ऐसे वाला स्ट्रक्चर,
ऐसे एक कार्बन और यहाँ से कार्बन 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 लगे हो, तो हाफ फ्लावर बन गया, आप उसको बोलते हो टर्ट। और अगर इसी में एक पेटल में और बना दूँ और फुल फ्लावर कर दूँ उसको, तो उसको आप बोलते हो नियो। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट हो, यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, राइट। जैसे कि एक ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, राइट। देखो मेन चेन में 3 कार्बन है एंड देन एक कार्बन नीचे लगा हुआ है। देखो बगल बगल से यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 से लगा हुआ है, CH से CH3 लगा हुआ है, राइट। तो ये एक आइसो ग्रुप हो गया। आप इसको एक हार्ट शेप भी बुला सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये भी। हार्ट शेप नहीं बुलाना तो आप क्या बोलोगे कि देखो दोनों सिमिलर ग्रुप्स लगे एक कार्बन से, तो आइसो, आइसो मतलब सेम, तो इसको आइसो वाला ग्रुप बुलाओगे। आइसो ब्यूटाइल डिहाइड, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, राइट। एंड IUPAC तो सिंपल है, 2 पे मिथाइल लगा है और बाकी एल्डिहाइड लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, राइट। ऑलराइट, बाकी अल्फा पोजीशन आप मेंशन कर सकते हो, बीटा पोजीशन मेंशन कर सकते हो। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, लास्ट वाला देखो बेंजीन से एल्डिहाइड लगा हुआ है, बेंजीन से डायरेक्टली एल्डिहाइड नहीं लगा, बेंजीन से कार्बन फिर एल्डिहाइड, ये भी पढ़ा होगा आपने। अगर डायरेक्टली बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो आप बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूट ले लेते हो, ठीक है। तो इसका नाम होता है फिनाइल एसिटल्डिहाइड, या इसका IUPAC होता है 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल पे इथेनल लगा हुआ है, 2 फिनाइल इन द सेंस सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे नंबरिंग होगी, इस आप इसका स्ट्रक्चर देख भी सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट हो आई विल मेक इट हियर। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब वैसे तो बेंजीन में ज़्यादा कार्बन है तो उसको मेन चेन में लेना चाहिए हमें, है ना, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर किसी साइड चेन से लगा हुआ है, यानी कि साइड चेन यहाँ पे मेन चेन बन जाएगी। सो 1 कार्बन 2 कार्बन, सेकेंड पोजिशन पे जो ग्रुप है उससे बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क कर रहा है। बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करता है, व्हेनेवर बेंजीन बिहेव्स एज अ सब्स्टिट्यूट इट इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप, इसको बोलते हो आप फिनाइल। जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करता है इट इज नोन एज फिनाइल ग्रुप। तो 2 पोजीशन पे आप बोलोगे फिनाइल लगा हुआ है। IUPAC लिख रही हूँ मैं, IUPAC SRBF से करते हैं, S मतलब सब्स्टिट्यूट, देखो 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा है, विद पोजीशन लिखते हैं। रूट वर्ड, ओवरऑल 2 कार्बन है तो एथ, S लिख दिया हमने, R लिख दिया हमने। बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। फंक्शनल ग्रुप, एक पे एल्डिहाइड लगा है तो 1 पे एल्डिहाइड या फिर डायरेक्टली इथेनल, ठीक। 1 वाली पोजीशन में मेंशन नहीं करोगे तो चलेगा। सो 2 फिनाइल इथेनल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन IUPAC, ठीक है। आप चाहो तो इसका वो भी लिख सकते हो, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड बोलोगे, है ना। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, सो इट विल नोन एज एसिटल्डिहाइड, और बेंजीन लगी है तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप जनरल नेमिंग करते हो। सो मेरे ख्याल से नेमिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड विद द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करते हो, सो एरोमेटिक मतलब सबको पता है बेंजीन रिंग एरोमेटिक वाली, है ना, एरोमा वाली, यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग की बातें हो रही हूँ। सो एल्डिहाइड्स, इन वाले एल्डिहाइड्स को आप बोलते हो एल्केनल्स, ठीक। इन वाले एल्डिहाइड्स को आप बोलते हो एल्केनल्स, क्लियर, बेंजीन वाले को। Then when CHO group is attached to a non-aromatic ring, the suffix carbaldehyde is used. अगर किसी non-aromatic से लगी हुई है तो carbaldehyde। मैम एग्जाम्पल से समझाइए। A very simple example for this one is, suppose आप एक बेंजीन को ले लो और उसमें CHO लगा दो डायरेक्टली। अगर आपने बेंजीन रिंग ली और इससे डायरेक्टली कहीं भी लगा दो, CHO लगा दिया, बेंजीन रिंग होनी चाहिए बेटा, ठीक है। डबल बॉन्ड अंदर होने चाहिए या सर्कल होना चाहिए अंदर, ठीक है। अगर नहीं है तो वो साइक्लो ग्रुप में आएगा, वो बेंजीन में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन वाला एल्डिहाइड। मैम ये तो आप बता चुकी हैं, तो बिल्कुल ये मैं बता चुकी हूँ। इसी में अगर मैं इधर पे लगा दूँ, सपोज कहीं पे भी लगा दूँ CH3, अब इसका क्या नाम हो जाएगा? आप सभी ने पढ़ा होगा टॉलीन ग्रुप। जब भी बेंजीन से डायरेक्टली CH3 लगता है तो आप उसको बोलते हो टॉलीन, ठीक है, TOLUENE, ठीक है। तो ये टॉलीन वाला ग्रुप है। टॉलीन कहाँ पे है? देखो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे टॉलीन ये आ रहा है, ठीक है। तो टॉलीन के कंपैरिजन में आप देखो तो इसको आप ऑर्थो पोजीशन दे सकते हो, ऑर्थो, देन ये वाले दोनों ऑर्थो होते हैं, ये दोनों मेटा होता है, ये पैरा होता है, सबने पढ़ा है ये भी, राइट। तो इसको आप बोलते हैं यहाँ पे टॉलीन है। क्या है? टॉलीन है। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको अभी हटा देते हैं, टॉलीन, ऑर्थो, टॉलीन और एल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे टॉलीन लगा है और एल्डिहाइड। IUPAC इसका क्या होगा? IUPAC देखो तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, यानी कि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल वाला ग्रुप।
2 पे लगा है मिथाइल वाला ग्रुप, राइट, मिथाइल। और साथ में क्या है, अभी अभी देखा मैम बेंजीन में एल्डिहाइड डायरेक्टली लग जाए तो बेंजल्डिहाइड। कई कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो आईयूपीएसी एक्सेप्ट करती है, जैसे कि टॉलिन, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, जैसे कि फिनॉल, जैसे कि कोई ईस्टर्स वाले ग्रुप्स होते हैं कई सारे, बहुत से ऐसे कॉमन नेम होते हैं जो आईयूपीएसी में एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो इसका नाम हो जाएगा, 2 पे लगा है मिथाइल, और इसका पूरा इस पूरे का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। दिस वन इज बेंजल्डिहाइड, सो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्लियर? इस तरीके से मेटा पोजीशन पे लग जाए तो M लिख देना है, पैरा पे लग जाए तो P लिख देना है, ठीक है। ऑलराइट, एक होता है सैलिसल्डिहाइड। ये क्या होता है मैम? सैलिसल्डिहाइड समझो, अगर इसी एल्डिहाइड वाले ग्रुप में मैं ऐसे बना दूं बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, ठीक। अगर इसी बेंजीन रिंग से OH भी लग जाए और CHO भी लग जाए, दोनों लग जाए एक ही साथ डायरेक्टली, ऑलवेज रिमेंबर कि डायरेक्टली लगा है कोई चीज़ या इनडायरेक्टली लगी है। जैसे बेंजीन में जब आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में अरीन वाला चैप्टर पढ़ते हो, हेलो अरीन्स वाला, तो आप क्या बोलते हो? डायरेक्टली लगा है तो एराइल हेलाइड्स, लेकिन अगर इनडायरेक्टली लगा है तो एराल्किल हेलाइड्स, मे बी यू रिमेंबर दैट। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ मैटर करती है कि कोई चीज़ डायरेक्टली लगी है रिंग से या इनडायरेक्टली लगी हुई है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आपने इसी में CHO लगा दिया यानी कि एल्डिहाइड अलॉन्ग विद OH, अगर आपने ये दोनों ग्रुप्स एक साथ लगा दिए, सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी नोन एज सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है? जब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एक साथ लग जाते हैं, ठीक है। और क्या बोलोगे इसको? इसका IUPAC लिखना चाहो तो लिख लो। फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई। 2 पे क्या लगा है? देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप में, ये भी आपने पढ़ा होगा, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा, आई होप नाउ एवरीथिंग इज विजिबल। ऑलराइट, सो यस, सो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो दोनों में एक समय पे एक ही राजा रहता है, वैसे ही एक टाइम पे एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है, राइट। तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आप एक को फंक्शनल ग्रुप मानते हो मेन वाला, और एक को आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूट मान लेते हो। जैसे यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, करेक्ट। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए हो यू कैन कॉमेंट बिलो अगेन। तो 2 पे लगेगा हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप। अल्कोहल जब भी फंक्शनल ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूट बन जाएगा तो उस टाइम पे उसको हम हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो 2 पोजीशन पे लगा है हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप, करेक्ट। बाकी तो पूरी अपनी वही बेंजीन की देंगे, तो बाकी सब कुछ वही हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC और सैलिसल्डिहाइड इसका कॉमन है, क्लियर। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है, बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं। नाइट्रो ग्रुप चाहो आप नाइट्रो ग्रुप देख सकते हो, राइट। अमीनो ग्रुप चाहो अमीनो ग्रुप देख सकते हो आप। बेंजल्डिहाइड मिथॉक्सी वाला है, मिथॉक्सी क्या होता है? CH3 के साथ O लग गया डायरेक्टली तो OCH3 इसको बोल देंगे, राइट। फिनाइल वाला ग्रुप देख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या लिखा है? थैलिल्डिहाइड, थैल्डिहाइड आप देख सकते हो। ये क्या होता है? जब बेंजीन से CHO 2 बार लग जाए, ठीक, तो इसको आप बोलते हो थैल्डिहाइड। आप इससे थैलिक एसिड भी आगे चल के एक टर्म आएगा जिसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसी बेंजीन रिंग में मैंने ये हटा दिया, अभी बताओ क्या हो जाएगा? इस बेंजीन रिंग में मैंने ये हटा दिया, मैंने बोला नहीं भाई ये है, अभी ये क्या है? इज इट अ बेंजल्डिहाइड? नो, इट इज नो मोर, इट विल नो मोर बिहेव एज अ बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या हो गया? अब ये एक साइक्लो ग्रुप हो गया, ये बेंजीन नहीं रहा, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे आप? कि यहाँ पे साइक्लो ग्रुप आ गया, साइक्लो ग्रुप आ गया, ठीक। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? आप इसका नाम लिखोगे साइक्लो, ठीक, क्योंकि एक साइकिल है और ये साइकिल क्या है? सब्स्टिट्यूट बन जाएगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया अपना एक कार्बन वाला, राइट। तो ये बन गया साइक्लो वाला ग्रुप, ठीक। अब इसको आप क्या लिखोगे? बेंजल्डिहाइड नहीं, कार्बेल्डिहाइड। इट विल नोन एज कार्बेल्डिहाइड, इट विल नोन एज कार्बेल्डिहाइड। देखो यहाँ पे लिखा भी था, व्हेन अ CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू अ नॉन एरोमेटिक रिंग। अगर नॉन एरोमेटिक रिंग से लगा है तो इसको आप बेंजल्डिहाइड की जगह कार्बेल्डिहाइड बोलोगे, ठीक है। और ये जो साइक्लो वाला ग्रुप है, ये कैसा साइक्लो है? साइक्लो हेक्सेन वाला, मतलब 6 कार्बन वाला, तो इसमें साइक्लो हेक्सेन लिख लेना। जैसे साइक्लो प्रोपेन वगैरह आपने पढ़ा होगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विल बी द नेम ऑफ दिस ग्रुप। ऑलराइट, सो आई गेस नेमिंग सबको समझ में आ गई होगी। कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर, आप ओन से कीटोन को मेंशन करते हो, सफिक्स लगाते हो ओन कीटोन के लिए, करेक्ट। सो कीटोन की अगर बात करें तो द नेम्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स आर रिटन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, सफिक्स कीटोन के साथ, ठीक है। एरोमेटिक कीटोन्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, उसको आप बोलते हो फिनोन्स,
डायरेक्टली कीटोन वाला ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसको बोलोगे फिनोन, ठीक है, फिनोन। जैसे कि इसका नाम देखो क्या है, यहाँ पे देखो मेन चेन अपनी ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपना 3 कार्बन एटम है, ये मेन चेन हो गई ना, बिल्कुल मैम हो गई। ये क्या है, 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोप मैम आ रहा है, प्रोप है ना, तो प्रोप वर्ड आ रहा है। इसका नाम होता है, कॉमन नेम बताऊँ तो प्रोपियोफिनॉन। प्रोपियोफिनॉन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन वाला प्रोप, राइट, और हमको यूज करना है फिनॉन, फिनॉन ग्रुप फॉर द बेंजीन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कीटोन ग्रुप, सो इट इज नोन एज प्रोपियोफिनॉन। जैसे कि बेंजोफिनॉन, 2 बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन से ऑक्सीजन लग जाए, डबल बॉन्ड वाला कीटोन वाला, यानी कि जो चेन होती है बगल बगल में, उसमें चेन की जगह बेंजीन की रिंग लगा दे तो उसका नाम हो जाता है बेंजोफिनॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर है ये भी, नेमिंग में कुछ अलग नहीं, SRBF आप चाहो लगा तो, या आप सिंपली नेमिंग वैसे ही कर दो। एक जैसे कि स्टार्ट होता है ये 3 कार्बन वाले से, 1 कार्बन सेंटर में और बगल बगल में कार्बन की चेन है, नाम क्या हो जाएगा IUPAC, प्रोपेनोन। प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, डबल कीटोन है तो ओन, प्रोपेनोन, क्लियर। इसका नाम होता है एसीटोन, सबसे फेमस नाम होता है इसका एसीटोन, क्लियर। देन इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा, राइट। कॉमन नेमिंग तो इसी तरीके से इसके कॉमन नेमिंग ज़्यादा टफ नहीं है, जो आपने 10th में पढ़े हैं सिंपल वही कॉमन नेमिंग है, ठीक है। जैसे कि पेंटेन 3 ओन, जैसे कि 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। कोई भी नया ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, सिमिलर ग्रुप्स मिलेंगे जो आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं एंड जो आपने 10th में पढ़े होंगे, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, इट इज़ वेरी सिंपल। Moving forward with the next slide, if the compound contains 2 CHO or 2 ketone groups, then the IUPAC name is alkane dial. अगर 2 एल्डिहाइड है तो एल्केन डाइल, 2 कीटोन है तो एल्केन डाइओन, कीटोन 2 ओन लगे हुए हैं कहीं पे तो डाइओन। सपोज फॉर एन एग्जांपल दिस ग्रुप इज गिवन, ठीक है, तो ये 2 ग्रुप है तो मैम इसका नाम मेथ इथेनल जैसा होना चाहिए, CHO है, इसका नाम हो जाएगा इथेन डाइल, 2 एल्डिहाइड एक साथ दिख गए, इथेन डाइल, ठीक है। जैसे कि ये वाला ग्रुप है 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन लगे हुए हैं, राइट, 1 2 3, कोई भी आप मेन चेन ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे मिथाइल वाला ग्रुप लगा है, नंबरिंग तो इसके पास से ही करेंगे। और बाकी क्या हो गया, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, लेकिन 2 एल्डिहाइड, एक यहाँ पे एल्डिहाइड एक यहाँ पे एल्डिहाइड, दिस स्लाइड इज ऑल्सो विजिबल ना, सो इस पे आप बोलोगे डाइल, क्योंकि 2 एल्डिहाइड लग गए, ठीक है। इस तरीके से डाइल के कुछ और भी एग्जाम्पल है। कीटोन देख लीजिए आप, यहाँ पे एक CO अगेन CO, 4 कार्बन से 2 बार CO लगा हुआ है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन है तो ओन, लेकिन कितने कीटोन है, 2 है, तो ब्यूट एन डाइओन, ब्यूटेन डाइओन, क्लियर, एंड सो ऑन। तो बाकी नेमिंग भी इसी तरीके से। सो दिस इज द बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मूविंग फॉरवर्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, जब भी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओ और सिंगल बॉन्ड से OH लगाओ, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में हमने एक डिसिमिलैरिटी अभी पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन भैया जो होते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं शो करते हैं, बट जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये शो करते हैं, राइट। तो इनमें थोड़ा सा तो अलग काम होगा ही होगा। नाउ द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप COOH, इसी को आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, एज शोन इन द इमेज ऑल्सो। एक कार्बन से ऊपर ऑक्सीजन, बगल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और एक बार एल्काइल ग्रुप, कोई भी चेन लगी है कार्बन की, राइट। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल से बनता है कार्बोक्सिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला, और OH लग गया यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिल गए, जिसको आप बोलोगे कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए इनका नाम भी होता है इनफैक्ट। सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि C12 से 18 वाले जो हायर मेंबर्स होते हैं, इनको हम फैटी एसिड्स बुलाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा फैटी एसिड्स ऑफ दिस, राइट, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड सुना होगा, ठीक, उसमें H हट के Ag आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, राइट। तो ये सबको आप फैटी एसिड्स बोलते हो जो C12 से बड़े वाले कार्बन की रिंग में या कार्बन की चेन में अगर एसिड होते हैं तो, ठीक है। अकर इन नेचर फैट्स एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, राइट। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है सो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 लगे हैं तो डाई, 3 लगे हैं तो ट्राई, 4 लगे हैं तो टेट्रा, एंड 3 के आगे वालों को आप पॉली में कंसिडर करते हो, ठीक है। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्लासीफाई होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, सबको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है अपनी तरफ।
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा होता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, और ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है. सो बेसिकली ऑल द बॉन्ड्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ COOH ग्रुप लाई इन द वन प्लेन एंड बॉन्ड एंगल्स आर अबाउट 120 डिग्री. सबके बॉन्ड एंगल निकालोगे आप तो 120 डिग्री निकल के आता है. हर एक ऑक्सीजन एटम ऑफ COOH ग्रुप हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप कोई भी ऑक्सीजन एटम देख लो, सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं. ठीक है. कार्बोक्सिल ग्रुप इटसेल्फ इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये खुद में रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, अपने खुद के स्ट्रक्चर्स को बनाता है. क्लियर. जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, इनिशियली क्या होता है, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, अपने आप ब्रेक हो जाता है. किसकी तरफ ब्रेक होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन में से? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन. तो ये बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज. Just a second. अरे अरे अरे, जिसकी 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 वजह से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना. बॉन्ड जाके टूट रहा है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ जाके ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी तरफ ब्रेक होंगे उसको नेगेटिव दे देगा चार्ज, और जिस तरफ रहेंगे उस तरफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. फिर क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. अब दूसरा ऑक्सीजन जो लगा है उसके पास भी क्या बैठे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी चाहते हैं पॉजिटिव के पास जाना. तो ये बॉन्ड यहाँ पे घूमते घूमते इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से. तो कार्बन का इससे एक बार डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखता है, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन दिए तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया. तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आते हैं. कैसे बनते हैं, कार्बन के जो ऑक्सीजन है उसका जो पाई बॉन्ड है, वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन जो बगल वाला बैठा हुआ है उसके पास भी 2 लोन पेयर है, वो ऑलरेडी बोल रहा है मेरे भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो वो जाके अपना बॉन्ड वहाँ दे रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड स्टेट में कंटिन्यूसली. करेक्ट. सो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. द कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज RCOO वाला ग्रुप इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कार्बोक्सिलेट आयन आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऑक्सीजन में कभी इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कभी इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और कभी इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड. तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी के बीच में बनता रहता है हर टाइम. क्लियर. सो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन नेमिंग की बात करें तो जो कॉमन नेम्स होते हैं वो एंड करते हैं सफिक्स इक एसिड से, और इनका लैटिन वर्ड्स अगर ये डेराइव किए जाएं तो इनको आप बोला जाते हो कि हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स. ठीक है. इक एसिड्स जो होते हैं, एक कार्बन वाले एसिड को फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड, ये सब तो आपको पता ही होगा. ठीक है. एसिटिक एसिड फॉर्म विनेगर एंड सो ऑन. ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन वाला जो होता है दे फॉर्म रैंसिड बटर. ठीक है. एंड जो 1 कार्बन वाला होता है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड्स. तो ये सब इसके बेसिक नेम्स हैं. ठीक है, बेसिक फीचर्स हैं. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. अगर 2 कार्बन वाला एसिड है, सबको पता है, मैम बस करिए, एसिटिक एसिड उसको बोला जाएगा और इथेनोइक एसिड इसको बोला जाएगा. ठीक है, 2 कार्बन वाले को. चलो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आएगा. इसका नाम है मैम ऑक्जेलिक एसिड. सी दोनों से COH एक साथ लग जाते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड. सबको पता है ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज वगैरह में होते हैं. ठीक है. सो 2 कार्बन वाला एसिड हो गया. 3 कार्बन वाला एसिड अगर लग जाए जिसको बोलोगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. देन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स एंड सो ऑन, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये सब के सब इसके कुछ कॉमन नेम लिखे हुए हैं. मैम क्या कॉमन नेम में कुछ और एक्स्ट्रा लर्न करना है? नहीं, जैसे आपने नॉर्मली अभी तक पढ़ा है वही कॉमन नेम्स यहाँ पे भी यूज होंगे. सिंपली आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो इस स्लाइड से. अगर किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट हो, यू कैन सिंपली कॉमेंट बिलो. I'll reply on your message or your text, or I'll make a separate video if required in any of the topic. मूविंग फॉरवर्ड, ये सब बहुत इजी चीज़ें, इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं. ठीक है. बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अमीनोबेंजोइक एसिड, ये सब आप अपने आप कर लोगे. सिंपल कॉमन नेम सबको आता है. स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. किस तरीके से एल्डिहाइड्स और कीटोन को आप प्रिपेयर करते हो, क्या जनरल मेथड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. जैसे कि नंबर 1 होता है फ्रॉम अल्कोहल्स. राइट. तो अगर आप चाहो तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो. कैसे?
सिंपली अगर आप डीहाइड्रोजनेशन कर दो, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो हम अल्कोहल से बना सकते हैं अपना एल्डिहाइड। कैसे बनेगा मैम? अरे देखो क्या करना है आपको, सिंपली आपको एक अल्कोहल लेना है। अल्कोहल क्या होता है? माइक इज ऑन बट द वीडियो इज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, मे बी देयर इज क्वाइट प्रॉब्लम इन द कैमरा। बेटर, चलो। सो बेसिकली अगर हम जनरल मेथड्स की बात करें, जनरल मेथड्स में क्या होता है कि चल रहा है वीडियो भी। सो जनरल मेथड्स की अगर बात करें तो अल्कोहल से हम बना सकते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल क्या होते हैं मैम? OH वाले ग्रुप। हमें बनाना है अल्कोहल से, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे थे, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम अल्कोहल और एल्डिहाइड में कंपैरिजन करें तो ये होते हैं अल्कोहल, है ना, और ये होते हैं एल्डिहाइड। अरे ये तो एकदम लगभग सिमिलर दिख रहा है, राइट। तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको यहाँ पे सपोज ये आपका ग्रुप है और आपको इससे CHO वाला कोई ग्रुप बनाना है, तो आपको यहाँ पे करना है डीहाइड्रोजनेशन। मैम क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लगे होते हैं 2 हाइड्रोजन। सपोज आपने सब कुछ हटा दिया तो 3 हाइड्रोजन ये लग गए और CHO आपको बनाना है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो डीहाइड्रोजनेशन करके आप जनरली अल्कोहल से बना सकते हो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, राइट। Aldehydes and ketones are obtained by the dehydrogenation. D stands for removal, कहीं भी D वर्ड लगता है मतलब रिमूवल ऑफ अल्कोहल्स और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक। ऑक्सीडेशन कर दो या फिर आप बोल दो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। सो बाय डीहाइड्रोजनेशन अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर या फिर सिल्वर एट 573 केल्विन। इससे 1 डिग्री वाला अल्कोहल देता है एल्डिहाइड, वेयरएज 2 डिग्री वाला अल्कोहल से आपको मिलता है सिंपल कीटोन। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जिनमें कई जगह पे एल्डिहाइड कीटोन सेम वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, आपने एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया, अल्कोहल सॉरी ले लिया, ठीक है, RCH2OH, ठीक। आपने देखा कि हमें बनाना है RCHO, मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो हमें CHO, C चाहिए मैम, H चाहिए, O चाहिए मैम। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो आपने यहाँ पे H2 को बाहर निकाल दिया, सिंपल बन गया RCHO। टेम्परेचर आपको रखना है 573 कॉपर या फिर सिल्वर के प्रेजेंस में, क्लियर। अगर आपने इसी में 2 एल्काइल वाला ग्रुप ले लिया, मतलब 2nd डिग्री वाला अल्कोहल ले लिया, अभी क्या होगा, अभी 2 कार्बन वाला मैम, मतलब अगर इससे हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, CO एंड डबल R, यानी कि C डबल बॉन्ड O, बगल में R, दूसरे साइड R। ये तो मैम कीटोन की तरह है, तो बिल्कुल ये बन जाएगा कीटोन। यहाँ भी डीहाइड्रोजनेशन किया तो 1 डिग्री वाले अल्कोहल को अगर डीहाइड्रोजनेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री वाले को करोगे तो कीटोन मिलेगा, जस्ट सिंपल एज दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, बाय ऑक्सीडेशन। एक तो आपने रिडक्शन टाइप का चीज़ की, यानी कि आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाला। आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो तो भी बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले आओ एल्डिहाइड अल्कोहल्स में। तो क्या होगा, अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा अगेन वो ऑक्सीडेशन में देगा एल्डिहाइड, और जो 2 डिग्री वाला होगा वो हमेशा देगा कीटोन। ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ओवर H2SO4। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ओवर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। और यहाँ पे एक्वस और अल्कोहलिक KMnO4 भी आप ले सकते हो, राइट। सो आपने जब सपोज यहाँ पे एल्डिहाइड अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन कराया, एल्डिहाइड तो पता ही है मिलेगा ही मिलेगा मैम। तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, देखो अगेन मैम 2 हाइड्रोजन तो वहाँ निकल ही रहते, बिल्कुल निकलेंगे, और ऑक्सीजन निकलेगा। सो ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन जैसा ग्रुप। आप सभी को पता है यहाँ पे H2SO4 क्यों यूज़ कर रहे हैं मैम, क्यों कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, और पोटेशियम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है, राइट। और सिमिलरली अगर आपने 2 डिग्री वाला ले लिया तो कीटोन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, टू ऑब्टेन एल्डिहाइड्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन इज डन विद PCC। अगर आप PCC के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हो तो सिमिलर रिएक्शन, एकदम 2 कॉपी वही रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल जाएगा, सिंपल, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ रीएजेंट बदल दिया, ठीक है। तो अगर आपने यही सेम ग्रुप ले लिया और आपको चाहिए RCHO तो बिल्कुल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, या फिर कई बार CH2Cl2 भी मेंशन रहता है उसी में, ठीक है। फिनॉल ले लिया आपने, जैसे फिनॉल वाला ग्रुप लेने की कोशिश करी तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप PCC के हेल्प से भी कर सकते हो। इसके बारे में आपको अगेन हेलोएल्केन हेलोइरिन में डिस्कस करवाया था। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स में बाय द फॉलोइंग मेथड. नंबर 1 मेथड इज बाय हीटिंग इट विद द कैल्शियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स. अगर आपने इसको कैल्शियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड से ट्रीट किया तो ये रिएक्शन में आपको बढ़िया रिएक्शन में डायरेक्टली एल्डिहाइड दे सकता है. ये मतलब मैम, मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम सॉल्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले तो हमको एल्डिहाइड भी मिल सकता है. यस, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, राइट. सो बाय हीटिंग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बेटर. सो बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है मैम? अरे देखो, HCOOH होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड. हाइड्रोजन को हटा दो, कैल्शियम को लगा दो, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, होल पे ट्वाइस लग जाएगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, राइट. तो HCOO होल ट्वाइस Ca, ठीक है. RCOO होल ट्वाइस Ca भी आप बोल सकते हो, ठीक है. तो आपने ये ग्रुप ले लिया, इसको हीट कर दिया. हीट करने से क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ना, ये COO के साथ बाहर निकलेगा. रिएक्शन समझो, H आपके पास रिएक्शन में है HCOO का होल ट्वाइस Ca, और इससे आपको बनाना है कहीं ना कहीं HCHO, राइट. फॉर्मल्डिहाइड आपको बनाना है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड. क्या करोगे आप? आपने देखा कि अगर आपने इस रिएक्शन में हीट किया तो हीट करने से क्या होगा, सिंपली ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला कैल्शियम और CO2 है ये साथ में बाहर निकलेगा. कैसे निकलेगा? CaCO3 की तरह. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. अब क्या बचा? एक और COO बचा. तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी CO बचा. केवल 3 ऑक्सीजन हमने निकाले, 2 यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन प्रेजेंस है, 2 वहाँ पे लिखे और इंटू 2, तो 4 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए, 1 ऑक्सीजन बचा, यानी कि C और O वाला ग्रुप बचा और साथ में 2 हाइड्रोजन अपने बच गए, तो HCHO इसको लिख दिया गया, ठीक है. ये क्या हो गया, अपना एक एल्डिहाइड हो गया. तो कैल्शियम फॉर्मेट ओनली ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड. सिंपल आपको ये करना है, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑल अदर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव कीटोन. इसके अलावा हर कैल्शियम सॉल्ट आपको कीटोन देगा. 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला सब कीटोन देते हैं, ठीक है. When a mixture of calcium formate and calcium salt of another fatty acid is distilled, the aldehyde is formed, as I told you. Directly aldehyde मिल गया. Take the screenshot if you want. All right. Next slide. Direct carboxylic acid. अरे ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन है और पहले भी आपने पढ़ी है. अगर आपने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करना है तो आप क्या करोगे, आप 2 टाइम्स ऑफ एसिड्स को लोगे, यानी कि आपको पास करना है वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर हीटेड MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, एट 573 केल्विन अगेन. तो HCOOH यानी कि एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देगा आपको एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, सिंपली, ठीक है. और 2 कार्बन वाला लोगे तो अगेन आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल जाएगा. तो आपने ले लिया HCOOH, ठीक. इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, वापस से HCOOH, ठीक है. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, 2 एल्डिहाइड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है. कैसे मिलता है, इसमें से पानी वाला जो ग्रुप है वो पहले ही बाहर कर दो, बाहर सीधा, तो मिल गया हमको मैम H2O, है ना. एक तो हमको मैम H2O मिल गया, और क्या बचा, देखो आपको बनाना कि HCOH, यानी कि इतने ग्रुप को पकड़ो और बाहर करो, HCO या HCHO ऐसे लिख दो, है ना. एल्डिहाइड है तो HCHO लिख दो. ऑलराइट मैम, ये भी मिल गया. बचा क्या, 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है. 2 कार्बन वाला आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो डायरेक्टली आपको 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल जाएगा. 2 कार्बन वाले मतलब 2 आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 कार्बन वाले मत याद करो कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, ठीक है. 2 कार्बन वाला लोगे तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है. चलो, सिमिलरली आपको यहाँ पे दूसरे एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, मिथेनॉल मिल सकता है, इथेनॉल मिल सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है. सो ये डायरेक्टली रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगा, MnO इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO एंड एट टेम्परेचर 573 केल्विन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, अगर आप एसिड क्लोराइड्स का रिडक्शन कर दो, जिसको रोजनमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, एक नेम्ड रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी. यहाँ पे क्या होगा, एसिड क्लोराइड लो. मैम एसिड क्लोराइड क्या होता है, अरे RCOCl वाले ग्रुप, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl वाले ग्रुप. अगर आप एसिड क्लोराइड को क्या कर दो, रिडक्शन कर दो. एसिड क्लोराइड का रिडक्शन क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक. इनमें से आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाली बात याद रखनी है. आपने ले लिया RCOCl. अब आप दिमाग में बस ये बैठाओ कि RCOCl से आपको RCHO बनाना है, सिंपल CHO वाला कोई ग्रुप चाहिए, राइट. तो R अगर हम देखें, मैम बोल रही हैं कि RCOCl ये क्या है, एसिड क्लोराइड. R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिड क्लोराइड ले लिया, और इससे आपको बनाना है डायरेक्टली RCHO.
बस देख लो आपको क्या क्या चाहिए, उसको उठा के यहाँ कर दो, जो भी चीज़ बचे उसको साइड कर दो। बस आपको याद क्या रखना है, ये हमेशा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, रोजेनमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करके हम यहाँ पे एल्डिहाइड बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे RCOCl में H2 को ऐड कर दिया। अच्छा, हुआ क्या होगा, देखो R तो हमको चाहिए था, C हमको चाहिए था, एक H हमने ले लिया और एक O हमने ले लिया, बचा क्या मैम, एक H बचा, एक Cl बचा, बिल्कुल। तो आपको लिख देना है कॉर्नर में HCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं। क्लियर? सॉरी, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराने पे हमको एल्डिहाइड मिलता है, अलॉन्ग विथ एक कोई HCl वगैरह निकल जाएगा बाहर। क्लियर? ये रिएक्शन हमेशा एक कैटलिस्ट के अगेन प्रेजेंस में होगी। वो कैटलिस्ट होता है पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। बस ये जो कैटलिस्ट लगा, ये कैटलिस्ट याद रखना है आपको हमेशा। रोजेनमेंट रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड से बनाते हैं अपना एल्डिहाइड, लेकिन इन द प्रेजेंस, और इसका रिडक्शन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। प्लैटिनम भी कई जगह हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एसिड क्लोराइड से बन गया एल्डिहाइड। आप 2 कार्बन वाला लोगे आपको 2 कार्बन वाला मिलेगा, आप बेंजीन वाला लोगे आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। बाकी सारी रिएक्शन सिमिलर रहेगी। क्लियर? आई होप सो सबको याद होगा, मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि रिएक्शन कॉपी बना लेना, तो मेरे ख्याल से सबने बनाई होगी। आई जस्ट होप सो। नहीं बनाई है तो स्टिल यू हैव टाइम, मेक अ रिएक्शन कॉपी, सेपरेट रिएक्शन कॉपी ऑलवेज। एक तो होती है जो आप जब सब पढ़ रहे हो तो तब लिखते जाते हो, एक होता है जो आप स्पेसिफिकली अलग से बनाते हो। तो अलग से वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, क्योंकि वो आपको जितनी हेल्पफुल होगी ना, वो आप बाद में बोलोगे कि हाँ यार सही है। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आप में से 90 सपोज 100% में से कम 50% होंगे जिन्होंने ऑलरेडी बनाई होगी, बिना मेरे सुने, बिना किसी और टीचर के सुने, शायद खुद से ही उनका दिमाग चलता है ये सब। तो मेक श्योर कि आप भी उन कैटेगरी में आओ, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। अगर आप नाइट्राइल्स यानी कि C�BN वाले ग्रुप, जिसको आप साइनाइड भी बोलते हो, या फिर आप ईस्टर्स वाले ग्रुप को रिडक्शन करते हो तो भी रिएक्शन होती है। याद रखो, जो आपके बीच में कैटलिस्ट आप मेंशन करते हो ना, जो रिएक्शन के बीच में, वो बड़ा मैटर करता है 12th की रिएक्शंस में। जैसे अभी सेम रिडक्शन करके आए हैं हम लोग, लेकिन उस रिडक्शन में हमने 2 चीज़ें याद रखी कि एसिड क्लोराइड हमेशा होना है और पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट होना है, राइट। तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे कंडीशंस अलग है, तो ये रोजेनमेंट रिएक्शन में नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अगर आपने अल्काइल साइनाइड्स ले लिया और इनको रिड्यूस कर दिया टिन क्लोराइड ओवर HCl, SnCl2 ओवर HCl की प्रेजेंस में, तो एल्डिमीन इज फॉर्म्ड, यानी कि एल्डिमीन मतलब एल्डिहाइड वाले अमीन बन के आ जाएंगे। क्लियर? दिस ऑन स्टीम डिस्टिलेशन गिव्स एल्डिहाइड। इसी का अगर आपने स्टीम डिस्टिलेशन कर दिया तो डायरेक्टली आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली करना क्या आपको, C�BN वाला कोई ग्रुप लेना है पहले तो, जस्ट अ सेकेंड। तो पहले तो आपको लेना है C�BN वाला ग्रुप। पूरी चुन्नी मेरा पढ़ा दे रही है आप लोगों को। सो C�BN वाला ग्रुप लेना है और H2 से रिएक्ट करा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ओवर HCl। ठीक है मैम, कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन अंदर आएगा, C�BN। ये वाली रिएक्शन मैम क्या हम कभी और पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ोगे, जब आप अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिमाइन मिल गया। मैम एल्डिमाइन इसको क्यों बोल रहे हैं, तो एल्डिहाइड लगा ही नहीं है, क्योंकि इससे एल्डिहाइड बनता है, कॉमन नेम, यस। सो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड से NH लग गया, एक H उधर मिल गया कार्बन के पास, एक H नाइट्रोजन के पास। इसी का अगर आपने वाटर के प्रेजेंस में ओवर H+, अगर आपने ये रिएक्शन आगे कर दी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड और अमीन वाला ग्रुप NH2 बाहर निकल जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो CH3 CHO बाहर मिल गया। सिमिलर रिएक्शन देखो फिनाइल वाले ग्रुप के साथ दी हुई है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दोगे, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दोगे, राइट। तो 6H5CH बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा, राइट, यस मैम, करेक्ट। इसी में आपको क्या करना है, वाटर की प्रेजेंस, वाटर और H+ की प्रेजेंस में कैरी फॉरवर्ड करना है रिएक्शन को। अब क्या होगा, डायरेक्टली एल्डिहाइड और NH और 2 बाहर निकल जाएगा और CHO अंदर रह जाएगा, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगेन वेरी सिंपल रिएक्शन। क्लियर? कीटोन्स इस रिएक्शन से कभी भी नहीं बनेंगे, कीटोन्स आर नेवर फॉर्म्ड विद दिस रिएक्शन। मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, कीटोन में डबल बॉन्ड से दोनों साइड कार्बन लगे होते हैं। यहाँ पे एक साइड जो नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, नाइट्रोजन, तो बगल वाली चेन ही नहीं प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे कीटोन कभी फॉर्म नहीं होते हैं। ऑलराइट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये तो सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अगर आपने किसी भी एल्काइंस वाला ग्रुप ले लिया, उसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर को रिएक्ट करा दिया, या आप इसको बोलते हो हाइड्रेशन कर दिया, डिहाइड्रेशन मत बोल देना बेटा, गलत हो जाएगा, हाइड्रेशन कर दिया, पानी को रिएक्ट करवा दिया, ऐड कर दिया, तो आपने क्या करना है, सिंपल हाइड्रेशन कर देना है एल्काइंस में। अगर आपने एल्काइंस को पास कर दिया इन हॉट एंड डाइल्यूटेड H2SO4, देखो वाटर जो होता है ना, जब भी वाटर से रिएक्शन होती है जनरली आपको एक H+ की
प्रेजेंस में कराना होता है, मतलब किसी एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, उसके ऊपर कोई एसिड हमेशा डाला जाता है तब वो रिएक्टिविटी शो करता है अच्छे से, ठीक है। सो यस, इलेक्ट्रोलिसिस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तब ये सीखा होगा कि वाटर, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, वाटर में एसिड डालते हैं फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्योर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करेगा ही नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो तभी आपको हर रिएक्शन में जब वाटर दिखेगा मोस्टली आपको एक एसिड की प्रेजेंस में दिखता है, ठीक है। सो यस, सो एल्काइंस आर पास्ड इन हॉट एंड डाइल्यूटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, अ वाटर मॉलिक्यूल एड्स ऑन एल्काइन, सीधा वाटर जाएगा और ऐड हो जाएगा। समझो बात को, आपने यहाँ पे देखा H2O है, यानी कि H और OH है मैम, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक कराना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी, बचेगा क्या, यहाँ पे सीधा सीधा CH3 बनेगा, C, एक H था 3 H हो गए, क्यों, क्योंकि वाटर के 2 H हमने यहाँ पे दे दिए, ठीक। वाटर के 2 H आपने यहाँ पे दे दिए, बचा क्या मैम, O बचा, तो CH है यहाँ पे और एक O है, तो CHO, CH3 CHO। कैसे हुई ये रिएक्शन, फिर से सुनिए, अगर आपने एल्काइंस लिया और उसमें हाइड्रेशन करा दिया, पानी को ऐड कराया, पानी इस बार H और OH की तरह ऐड नहीं होगा, H और OH की तरह ऐड करा दिया तो रिएक्शन में एल्डिहाइड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सिंपली आप समझो, दोनों हाइड्रोजन को आपने एक साइड भेजा, एक ऑक्सीजन को आपने दूसरे साइड भेजा, क्यों मैम ऐसा, देखो दोनों से 2 बॉन्ड टूटेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब एक कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई और दूसरे कार्बन की भी 2 वैलेंसी कम हो गई, तो एक बार 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा जाके और एक बार एक एक बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन बना लेंगे, तो दोनों कार्बन में 2 वैलेंसी हमने फिल कर दी वापस से। दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड तोड़े, दोनों की 2 वैलेंसी कम हो गई, एक को 2 हाइड्रोजन दिए वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, एक को एक ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है तो काम तो बन ही जाएगा। सो यस, सो एक बन गया अपना एसिटाल्डिहाइड, क्लियर। सिमिलरली अगर आपने प्रोपाइन ले लिया तो आपको एसीटोन मिल जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप, क्लियर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। यहाँ पे एल्काइंस और कीटोन दोनों ही ये रिएक्शंस को शो करते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, बाय द ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस जब भी आ जाए आप याद रखो हट, मम हट मतलब हम हट जाएं, नहीं, हट मतलब झोपड़ी वाला हट, यहाँ पे एक हट टाइप का फॉर्मेशन होता है, जब भी ओजोनोलिसिस होगा एक हट का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एक हट का। ये जितनी भी मैं आपको रिएक्शंस बता रही हूँ जनरली किसी का भी मैकेनिज्म क्लास 12th में नहीं होगा आपके में, ठीक है। मैंने आपको हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स भी पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर भी पढ़ा है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हुई है सबके मैंने आपको मैकेनिज्म बताए हुए हैं, ठीक है। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपका फिलहाल कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके में आने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन रिएक्शंस का मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो रिएक्शंस का मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं कराया हुआ है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो, करेक्ट। वहाँ भी मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैं आपको बता दे रही हूँ, बट जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इनफैक्ट कई मैकेनिज्म मैंने ऐसे बताए हुए हैं जो आते नहीं हैं, बट मतलब कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, बट स्टिल मैंने करा दिए थे आपको पिछली क्लासेस में। लेकिन अभी फिलहाल टाइम है थोड़ा सा कम और सिर्फ अपना जो कोर्स आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, राइट। चलो, ओजोनोलिसिस एक हट वाली रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक एल्कीन्स लेते हो, एक एल्कीन, दो कार्बन से 2 बॉन्ड लगे होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे कराया ओजोनोलिसिस। मैम ओजोनोलिसिस से ओजोन याद आ रहा है और लिसिस याद आ रहा है, दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओजोन का मतलब होता है O3 वाला ग्रुप लगना और लिसिस मतलब होता है कोई चीज़ ब्रेक होना। जी हाँ, दोनों चीज़ें यहाँ पे होंगी। ओजोन की प्रेजेंस में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ओजोन जाके लग जाएगा। ओजोन होता है O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन। ये कैसे लगेगा, एक एक ऑक्सीजन एक एक कार्बन के पास जाके लग जाएंगे, तो ऑक्सीजन और कार्बन बन गए, और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो दोनों कार्बन से लग जाएंगे। मतलब मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, ओजोनोलिसिस में पहली रिएक्शन आप समझो कैसी रिएक्शन है, हट वाली रिएक्शन है, ठीक। क्या होगा, सपोज आपने 2 कार्बन वाले ग्रुप ले लिए, ठीक, एल्कीन हमेशा, सपोज यहाँ पे R वाले ग्रुप लगे, अभी मैंने लिखा नहीं, ठीक है। ओजोनोलिसिस, ओजोन से रिएक्शन कराई सबसे पहले, क्या होगा, दोनों कार्बन से एक बॉन्ड टूटेगा, लिसिस होगा इसका, और ओजोन आके लगेगा, एक ऑक्सीजन इससे, एक ऑक्सीजन इससे और तीसरा ऑक्सीजन इससे। अब ध्यान से देखो, आप ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड इससे बनाया, क्या दोनों बॉन्ड फुलफिल हो गए, बिल्कुल मैम हो गए, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे मैम ये क्यों सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बनाता है, एक एक बॉन्ड इससे और एक बॉन्ड खुद से, बन गई ना एक हट। तो इसी तरीके से इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको हटा दोगे तो भी ये सही है, इसको आप बोलते हो ओजोनोलिसिस, ठीक, ओजोनोलिसिस हुआ इसका। ऑल राइट मैम, तो यहाँ पे हुआ क्या भाई साहब,
नहीं भाई साहब, यहाँ पे अ मॉलिक्यूल ऑफ O3 ऐड होगा एक एल्कीन्स पे एंड ओजोनाइड इज फॉर्म्ड। जो अभी स्ट्रक्चर बना था वो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर था, इसका नाम होता है ओजोनाइड। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने शायद, इसका नाम होता है ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड बन के आएगा, ठीक है। तो ओजोनाइड यहाँ पे बन के आता है, आपने क्या किया, आपने ओजोनोलिसिस कर दिया, तो RCO, ये तो कीटोन वाले स्ट्रक्चर है, इसको भी देख सकते हो। एल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर देखो, एल्कीन से ओजोन ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। मैम क्लोरोफॉर्म ही क्यों? क्लोरोफॉर्म हमें ऐसे कार्बन चाहिए होता है जो Cl, जो किसी से 3 बॉन्ड बनाया होता है। अभी तो यहाँ पे देखो कार्बन लग रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर आप ZnH2O लिखते हो तो वो भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे सकता है, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने 196 टेम्परेचर रखा एंड सो ऑन। अब देखो पहले आपको क्लोरोफॉर्म रखना है, फिर आपको Zn/H2O लेना है, दोनों चीजें लेनी एक एक बार, क्योंकि आपको ओजोनाइड बना पहले स्ट्रक्चर, मतलब पहले ग्रुप, पहला ही जो रिएक्शन आगे बढ़ी उसमें ओजोनाइड बन गया। अरे मैम ओजोनाइड तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो एल्डिहाइड चाहिए, तो हमने इसको वापस से वाटर की प्रेजेंस में Zn से रिएक्ट कराया, Zn, इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाया। अब क्या होगा, ये Zn क्या करेगा, हमें चाहिए मैम CHO, तो यहाँ पे CH चाहिए, एक O चाहिए, मैम एक O तो खाली बच गया, यहाँ पे CH चाहिए, एक O चाहिए, वापस से एक O खाली बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, दोनों में एक एक हाइड्रोजन बच गया। अरे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली सिंपल सी रिएक्शन समझना, आपको जो चाहिए आपने वो बना लिया, आपने HCHO एक बार बनाया, आपने HCHO दूसरी बार बनाया, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, क्लियर। तो देखो आपने इस रिएक्शन में, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। इसी को अगर आपने पास करा दिया विद जिंक ओवर वाटर, ठीक है, अगर आपने इसी को पास करा दिया विद जिंक ओवर वाटर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली काम हो जाएगा कि एक कार्बन से यहाँ पे देखो लगा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, है ना, यही काम हो रहा होगा। तो एक H मिला, एक C मिला, एक H मिला, एक O मिला, इससे इतना ग्रुप हमने निकाल लिया, इससे भी इतना ग्रुप हमने निकाल लिया, अगेन HCHO, ये ग्रुप हमने निकाल दिया। Zn जो है वो ऑक्सीजन को लेके एक्चुअली में बाहर निकल जाता है और ये बना देता है, अरे यार क्या हो रहा है भैया जी, ये हाँ आ गया वापस, ठीक है। सो ये जो Zn है, ये जो Zn है, ये ऑक्सीजन को लेके खुद बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ZnO बाहर निकलता है और HCHO बाहर निकलता है, यानी कि दोनों एल्डिहाइड हमको बन के मिल गए। दिस इज ओजोनलिसिस रिएक्शन, हट वाली रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो लिसिस भी हो रहा है, वापस से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, क्लियर। तो HCHO मिल गया, ऑल राइट। सो मे बी आपको ये रिएक्शन थोड़ा इजी लगेगा, इस तरीके से याद करोगे तो। क्या मैम कीटोन बनता है? बिल्कुल बनता है। अब आप जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ले रहे हो उससे एल्काइल ग्रुप लगा दो ताकि वो कीटोन बना पाए, ठीक है। तो 2 एल्काइल ग्रुप दोनों से लगा दो, सिंपल कहानी होगी, एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्लियर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ऑल राइट, इसकी भी ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। मूविंग फॉरवर्ड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हेलाइड्स। जेम क्या होता है? जेमिनल वाले ग्रुप। हम जेमिनल क्या होते हैं? जब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन ग्रुप लगे हों साथ में तो उसको आप बोलते हो जेमिनल हेलाइड्स, ठीक है। सो जेम डाइहेलाइड्स कंटेन 2 हेलोजन एटम्स एट द सेम कार्बन एटम। अगेन हेलोएल्किन हेलोरीन में पढ़ा होगा। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो 2 OH ग्रुप आ जाते हैं सेम कार्बन एटम पे, उस कंपाउंड्स को आप बोलते हो कि वो कंपाउंड अनस्टेबल हो गए, 2 OH ग्रुप आ गए तो अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल को आप उसको भेजते हो उससे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड, क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल भेजोगे OH को वो बाहर निकाल देंगे, समझो बात को। करना क्या रिएक्शन में, आपने ले लिया जेमिनल डाइहेलाइड। हम जेमिनल डाइहेलाइड मतलब एक कार्बन से दोनों तरफ हेलोजन लगे होंगे। जैसे ये वाला कार्बन देखो, ये वाली रिएक्शन दिख रही है ना, तो ये वाला कार्बन देखो, इससे 2 क्लोरीन लगे Cl2, तो ये जेमिनल में आएगा। जेमिनल और विसिनल, विसिनल क्या होता है? जब बगल बगल वाले कार्बन से लगे हो एक एक हेलोजन, ऑलराइट। इसको आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाया, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? इनिशियली देखो वहाँ क्या लिखा था, 2 OH ग्रुप जाके लग जाएंगे, ठीक है। BaOH होल ट्वाइस आपने रिएक्ट करवाया तो होगा क्या, OH वाले ग्रुप दोनों जाके इस Cl की जगह ले लेंगे और बाहर क्या निकलेगा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम जो है वो दोनों क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा और दोनों OH को अंदर छोड़ देगा। अब क्या होगा? अब ये अनस्टेबल होने लगेगा। मैम अनस्टेबल क्यों हो रहा है? 2 क्लोरीन लगे थे, 2 OH लग गए। अरे ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 OH एक साथ लग गए तो ये अनस्टेबल ग्रुप बन गया, ठीक। इसको आपने पास कराया विद वाटर, तो अब क्या होगा? अब सिंपली ये बना देगा CH3 CH और एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप, और क्या बचा? H2O बाहर निकल गया, आपने इसमें H2O बाहर निकाल दिया, क्लियर।
तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दिया हमने जेमिनल डाइहेलाइड्स का। 2 हेलोजन लगे हैं जेमिनल ग्रुप से, तो जेमिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। आप इसी तरीके से कीटोन प्रोपेनल की भी फॉर्मेशन कर सकते हो। कीटोन की फॉर्मेशन भी ऐसे ही सिमिलर तरीके से हो जाएगी। मैम कीटोन में नया क्या होगा, अरे दोनों साइड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा देना, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। क्लियर? सो दिस इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अरे बाप रे, तो मैम सब सुना सुना सा लग रहा है कुछ। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, हमारे RMgX वाले ग्रुप, ठीक है। तो RMgX वाले ग्रुप से आप क्या करते हो, अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड वाला ग्रुप ले लिया तो वो एल्डिहाइड्स देते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। आइसोसाइनाइड जैसा होता है, सॉरी साइनाइड जैसा होता है। एल्काइल साइनाइड्स गिव कीटोन्स। अगर आपने एल्काइल साइनाइड ले लिया तो आपको कीटोन मिलेगा। एल्काइल ग्रुप्स ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एड्स ऑन दी कार्बन आटम ऑफ दी CN बॉन्ड। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लो, या मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, अगर टेंशन ना लेना हो तो C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो H लगा दो, HC ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप, ठीक। इसको आपने पास कराया विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। MgX कैसा होता है मैम, सबको पता है भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना, करेक्ट। अब यहाँ पे होगा क्या, इसको आपने पास कराया विद द ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। चल क्यों नहीं रहा है आज ये, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई। अब इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, अब यहाँ पे RC वाला ग्रुप बचा है, उसको लिख लो, यानी कि मिलेगा RCH3, क्योंकि R वाला ग्रुप जाएगा और इधर पे लगेगा। क्यों मैम, क्योंकि नाइट्राइल पे आता है बेटा पार्शियल पार्शियल नेगेटिव जैसा चार्ज, और कार्बन पे आएगा हल्का हल्का पॉजिटिव जैसा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे R वाला ग्रुप बचेगा और ये CH के साथ जाएगा, तो बनेगा RCH सबसे पहले। फिर क्या बचेगा मैम, MgX दिख रहा है, N दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी, NMgX बन जाएगा, NMgX वाला ग्रुप। क्या हमें इन दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? शायद नहीं। ऑक्सीजन चाहिए मैम, फिर ज़रूरत हो जाएगी, मतलब RCHO बन जाए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल। तो यही कहानी यहाँ पे आपको करनी होती है। यहाँ पे NMgX बन गया, आपको इसी को हाइड्रोलाइज कराना होता है, यानी कि इसी को H2O की प्रेजेंस में पास कराना होता है ओवर H+। सबको पता है H2O के साथ H+ रहने वाला है, ठीक। अब क्या होगा, अब O को अंदर भेज देंगे तो बन जाएगा R, पहला ग्रुप बनेगा RCHO वाला ग्रुप, ठीक। नाइट्रोजन बचा, हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के साथ NH3 वाला ग्रुप। नाइट्रोजन के साथ क्या गया, हाइड्रोजन गया, और जो Mg वाला ग्रुप है उसमें बन जाएगा OH जाके MgOH वाला ग्रुप। सो ये हो जाएगी अपनी पूरी की पूरी रिएक्शन। कैसे हुई रिएक्शन, आपने साइनाइड वाला ग्रुप लिया, RMgX इसको रिएक्ट कराया। RMgX में R नेगेटिव में टूटता है, MgX पॉजिटिव में टूटता है। MgX को हम ले गए किसके साथ, N वाले ग्रुप के साथ, तो NMgX हो गया, और R को ले गए CH के साथ, तो RCH बन गया। अब RCH तो काम नहीं है, RCHO हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो हम इसको H2 ओवर H+ से पास कराते हैं, जिससे O मिलके ये बन जाता है RCHO, यानी कि अपना एल्डिहाइड वाला ग्रुप। इसके हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन के साथ लगेंगे और नाइट्रोजन को बना देंगे अमोनिया, राइट। Mg बचा, X बचा, Mg से आपने N को बाहर निकाला तो अंदर क्या दे दिया, OH, तो MgOH बन गया, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, विजिबल है ना, ग्रेट। सो हाइड्रोजन साइनाइड में ये रिएक्शन कराई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन के आ गया। हाइड्रोलिसिस करने पे ये 3 ग्रुप्स अपने बन गए, क्लियर। सिमिलर रिएक्शन कीटोन भी देगा, अगेन वही कहानी, कीटोन क्या करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस R वाले से 2 वो लगाने होंगे। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड, aromatic aldehydes and ketones can also be prepared by this method. Aromatic aldehyde भी आप बना सकते हो और आप कीटोन भी बना सकते हो। Just a second. Right. So you can make aromatic aldehydes and ketone also by this method. Similarly, बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जो RMgX लिया है उसमें R वाला C6H5 ले लेना है ना, बेंजीन वाला ग्रुप ले लेना है, तो aromatic aldehyde भी बन जाएगा, क्लियर। बाकी कहानी सारी की सारी सिमिलर है। आगे बढ़ जाएं। All right. Moving forward, the next one is from acyl chloride. acyl chloride के साथ acyl chloride क्या होता है, अभी अभी सुना था आपने मेरे मुंह से ना, RCOCl वाला ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने डाइअल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में R2CD is prepared from Grignard's reagent and CdCl2 cadmium, then R2CD on treating with acyl chloride gives ketone। कुछ समझ नहीं आया, समझो बात को। अगर आपने RMg को कैडमियम क्लोराइड से पास करा दिया, CdCl2, ठीक, RMgX को CdCl2 से पास कराया, तो ये जो R अगेन सेम कहानी होगी, ये क्लोरीन नेगेटिव होता है,
ये अगर ब्रेक होगा तो क्लोरीन नेगेटिव जैसा होगा, ये पॉजिटिव, हल्का हल्का ऐसे दिमाग लगाओ आप, और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ले जाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो MgX वाला ग्रुप है वो Cl के साथ जाएगा, R वाला जो ग्रुप है वो Cd के साथ जाएगा, तो R2CD बन जाएगा, एल्काइल डाई एल्काइल कैडमियम वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आगे इसमें क्या करेंगे, तो सपोज आपने यही रिएक्शन ले लिया, ये देखो आपने ले लिया यहाँ पे अपना एक एसिड क्लोराइड, ये रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे बन के क्या आ जाएगा, R-CRO, और साथ में कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है। आपने डाई इथाइल कैडमियम ले लिया, सपोज डाई इथाइल कैडमियम ले लिया, आपको ब्यूटेनोन मिल गया, कीटोन वाला एक ग्रुप, ठीक, और यहाँ पे CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको बताया वो बाहर निकल जाएगा, सिंपल रिएक्शन, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपने इसी एसाइल क्लोराइड को बनाना है तो इसी एसाइल क्लोराइड से करना है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ऑलराइट। Yes, so next one is your physical properties of aliphatic aldehydes and ketones, ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कितनी देर का हो गया है वीडियो, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा अभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और करते हैं 15 मिनट में, तो 1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें खत्म। देन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचेंगी एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बचेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी लंबी होंगी, नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, सो यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जनरली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ठीक, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड गैसियस स्टेट में पाया जाता है। एसिटाल्डिहाइड और जो एसीटोन होते हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स में पाए जाते हैं, और अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स अप टू 10 to C11 तक जो होते हैं, इसके आगे तक जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स में पाए जाते हैं। ये फिजिकल स्टेट हो गया। जैसे जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स आप आगे बढ़ाते जाओगे वो सॉलिड स्टेट शो करते हैं, मतलब गैसियस भी शो करते हैं, लिक्विड भी शो करते हैं, और एसिड्स नॉर्मल सॉलिड भी शो करते हैं। जितने जितने छोटे एल्डिहाइड्स होते हैं, लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, उनकी एक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, बेकार सी थोड़ी सी स्मेल होती है, ठीक है। कीटोन्स की भी अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी उसी में। लेकिन 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 अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बोलोगे मैम कई ऐसी भी चीज़ होती हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन में जिनको हम इन परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों अगर इनकी बेकार स्मेल है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द अडर एंड द बिकम्स पंजेंट एंड मोर फ्रेगनेंट, ठीक है, और फ्रेगनेंट हो जाती हैं वो। मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आप यूज़ करते हो इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, फ्लेवर्स वगैरह लाने के लिए जो चीज़ें होती हैं खाने में, उस एजेंट्स की तरह भी इनको आप यूज़ करते हो, राइट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप होता है वो एक पोलर बॉन्ड होता है, सबको पता है पोलैरिटी डेवलप होगी, ऑक्सीजन खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, राइट। लेकिन ड्यू टू डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत आसानी से एसोसिएट हो जाते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है दैन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, राइट, तो वो बॉन्ड तो नॉन पोलर जैसा होता है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइपोल इंटरैक्शन लगने लगता है, आपने पढ़ा होगा डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 2-3 चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमेशा याद रखना, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एल्केन में भी बताई थी मैंने ये बातें आपको, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर दैन दी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज़्यादा रहेगा, पोलैरिटी है इनमें, और इनमें डाइपोल फोर्स है, डाइपोल फोर्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स and the ethers, ठीक है। Since aldehydes and ketones cannot form intermolecular hydrogen bond, ना ही तो aldehyde ना ही तो ketone, दोनों में से कोई भी intermolecular hydrogen bond नहीं बनाता है, their boiling points are lower than that of alcohol। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है कि alcohols का boiling point सबसे ज़्यादा होता है as compared to ketones and aldehyde। ये क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने कीटोन्स और एल्डिहाइड होते हैं ये नहीं बनाते, तो अगर आप इसको बॉईल करो तो इसके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शंस आर वीकर दैन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होता है, वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है फिलहाल, ठीक है। सो यस, सो जैसे कि ये एक ग्रुप है, ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव, ठीक है। ये ग्रुप है कीटोन वाला, अगेन ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा बॉन्ड बनाता है, एक इस टाइप का बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बना रहा है, यानी कि डाइपोल तो बना रहा है, बट कौन सा नहीं बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। अब अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ऐसे COH, फिर वापस से HOC, फिर वापस से C, इसी से लगेगा HOC लगा दिया ना, हाँ, फिर वापस से COH, फिर यहाँ पे
H एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हर बार यहाँ पे फॉर्म होने लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है अल्कोहल में, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अब आप सभी को पता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक और अनलाइक वाला अनलाइक में डिजॉल्व होता है, राइट। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दैट्स इट मैम। तो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं यानी कि 4 कार्बन तक के, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। मतलब कि ये जो कार्बन वाले हैं ये लाइक हैं, मतलब ये पोलर है तो ये डिजॉल्व हो रहे हैं। बट एक सेकेंड, लोअर वाले एल्डिहाइड कीटोन, लोअर क्यों? सारे एल्डिहाइड कीटोन को इसमें कहीं ना कहीं तो डिजॉल्व हो जाना चाहिए, सॉल्युबल हो जाना चाहिए, बट सारे नहीं होते। कुछ ही होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, और वो भी लोअर वाले, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, कम कार्बन होते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने पीछे एक टर्म पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो देखो उसी के से रिलेटेड है, समझाते हैं। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम तक तो सॉल्युबल होते हैं पानी में हर प्रपोर्शन में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर बनाने लगते हैं। बट the solubility of aldehydes and ketones decreases rapidly on increasing the length of the alkyl chain। जैसे जैसे आप एल्काइल वाला ग्रुप बढ़ाओगे, यानी कि कार्बन का नंबर बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये नॉन पोलर की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी वजह से ये इनसॉल्युबल हो जाता है। मैम ऐसा क्यों? सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, उसमें पोलैरिटी कहाँ होती है? कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, बढ़िया वाली रिएक्शन हो रही होती है, राइट। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, methanol and chloroform। solubilities of aldehydes ketones increases in the increase of hydrogen bonding। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। आप सोचोगे मैम हाइड्रोजन बॉन्ड अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में बताया कि ये नहीं बनाते हैं, ये तो ऑल अल्कोहल बना रहे थे। रिमेंबर वो मैंने इनके ही मॉलिक्यूल के साथ बताया, मतलब एल्डिहाइड वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, बट अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को वाटर के साथ देखोगे देन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? सो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपने अल्काइल पार्ट बहुत ज़्यादा आर ग्रुप लगा दिया तो ये कैसा होता है? नॉन पोलर। और ये कार्बन ऑक्सीजन वाला कैसा होता है? पोलर। तो क्या होगा? ये इसको डोमिनेट करने लगता है। क्या करने लगता है? डोमिनेट करने लगता है। सिंपल, क्लियर? ऑल राइट। सो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो यस, दैट्स all about the preparation of aldehyde ketones, carboxylic acids, and the introduction of aldehyde ketones, carboxylic acid, and the physical properties of aldehydes and ketone, not carboxylic acid. इसकी separately पढ़ेंगे हम. All right, so that's it for today from my side. I'll see you all in the next class, and in that class we'll start the chemical properties of aldehydes and ketones. ठीक है? And then in the end we'll cover the carboxylic acid वाला portion. So yes, that's it. See you all in the next class. Bye bye. Take care and keep studying. Bye everyone.